नमस्कार दर्शकों, मैं हाजिर हूं विनोद कुमार और आज हम इस वक्त नौशहरा में हैं, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और उस परिवार में हैं जिस परिवार का जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय मास्टर बैलीराम की और उन्होंने लगातार 6 मरतबा इलेक्शन जीती है। 1958 में वो एमएलसी बने थे और उसके बाद लगातार जीतते आए। अपोजिशन में बड़ी भूमिका निभाई और शायद यही कारण है कि यहाँ रोड कनेक्टिविटी तभी से या डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है तभी से चलता आ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ उनके बेटे राजेंद्र शर्मा जी मौजूद है। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले मैं आपके वालिद साहब के बारे में जानना चाहूँगा कि उनकी सियासत किस तरह की होती थी। अपोजिशन में ज़्यादा समय गुजारा, सत्ता में कम समय दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें पता है कि उनका हाथ का लिखा हुआ व्यक्ति नौकरी पा जाता था, ऐसा मैंने सुना हुआ है। कितनी सच्चाई है? ये तो हकीकत है जी कि जब उन्होंने शुरुआत की जी राजनीति में, पॉलिटिक्स में, मुश्किलात भी वो देखी। 47 में पार्टीशन के बाद घर जो था वो पाकिस्तान में रह गया, सब कुछ जो था प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ, और ना ही कोई वहाँ से कुछ कोई उठा के कोई चीज़ ला सके जी। तो उसके बाद जो है इन्होंने कैंप समय लोग जो थे माइग्रेंट होके जहाँ आए थे उन लोगों को सेटलमेंट के लिए उनके लिए जद्दोजहद करते रहे जी। तो ये 52 में नौशहरा में यहाँ पे आ गए जी। तो यहाँ से इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। तो फर्स्ट इलेक्शन जो था कृष्णदेव सेठी जो थे जी, वो थे यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जी, क्योंकि उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी यहाँ में, राइट, J&K में शेख साहब प्राइम मिनिस्टर थे जी। तो उसके बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद सादिक साहब आ गए वो जी। तो वालिद साहब मेरे ये एम्बेसी बन गए। तो सेठी साहब जो है यहाँ से लेजिस्लेचर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तो बाकी मेरा तो जन्म बाग का है जी। लेकिन जैसे सुना है प्रजा परिषद हुआ करती थी तो यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी अलाया था, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का था, सदर रियासत जिसको बोलते थे। तो 1962 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस दोफाड़ हो गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस से डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बन गई। राम प्यारा सराफ जी और सेठी साहब ये बीच में से निकल के एक दड़ा इन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बना ली यहाँ पे। उसके बाद फादर साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है टिकट जो है बख्शी साहब ने जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने फादर साहब को यहाँ से कंटेस्ट करवाया। एनसी की टिकट पर? हाँ, एनसी की टिकट, राइट। तो और दूसरी पार्टी नहीं थी कोई यहाँ पे जी। तो सेठी साहब वो चले गए डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो वालिद साहब मेरे जो उन्होंने फर्स्ट इलेक्शन 1962 में यहाँ से जो है 62 में 1962 तब हमारा बर्थ भी नहीं हुआ था जी। तो उस वक्त तो मुझे तो यादाश्त नहीं है उस वक्त की इतने, लेकिन लोग जैसे घर वाले या बाकी लोग सुनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा एरिया जो था ये वीरान था। एक हाई स्कूल नौशहरा में हुआ करता था तो जितना एरिया ये सुंदरबनी में भी कुछ नहीं था उस वक्त, तो सभी लोग यहाँ पे इस स्कूल में आके पढ़ा करते थे। और जितनी जो सराउंडिंग यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी जो है, ये कोई भी रोड जो है नहीं थी। एक जंगल की रोड थी, डिफेंस रोड कच्ची वो भी, तो एक रोड थी ये बरी पत्थर वाली बिफोर 47 की जो थी वो रोड थी जी। बाकी कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं था। तो वाले साहब ने बहुत मेहनत की। तो फिर जब राजेंद्र जी एक बार तो फिर मैं आपको रोकूंगा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि आज हम नौशहरा में हैं और उस परिवार के साथ हैं जिनका इस जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा योगदान रहा है और ख़ास तौर पर स्वर्गीय मास्टर बैलीराम जी, उनका बड़ा योगदान रहा है। 6 मरतबा इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार जीतते आए हैं। 1958 में वो मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे। जी राजेंद्र जी, आपको मैंने बीच में रोका, इसलिए रोका कि दर्शकों को पता चले कि हम किस जगह पे हैं और किन से हम बातचीत कर रहे हैं जी। तो सर उसके बाद मेरे वालिद ने बहुत मेहनत की जी। तो रोड्स वगैरह भी नहीं होती थी। तो लोग सुनाते हैं, ये मेरे वालिद भी सुनाते थे कि दिन को खाना इतने वीरान एरिए थे। ये कालाकोट का पीछे कालका मथियानी जो बुद्र का एरिया है वहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी थी। तो छोले और गुड़ डाल के वो पैदल पहाड़ों से निकलते थे, गुजरते थे, जिनको खाना खाने को भी नहीं मिलता था। दूर दूर लोगों के घर होते थे। तो फिर लोगों से जाके वो राब्ता कांटेक्ट करते, लोगों से मिलते, उनकी जो दुख दर्द जो उनकी तकलीफ है उनको सुझाव। तो गाड़ियां भी नहीं होती थी। जम्मू पुंछ की ये गाड़ियां थे, कोई 2 और 3 गाड़ियां। राजेंद्र जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस में कैसे आए?
देखो उसके बाद ये हो गया ना, बख्शी साहब जब प्राइम मिनिस्ट्री से चले गए तो उसके बाद आ गए शमसुद्दीन जी, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के। वो 6 महीने रहे और बड़े ऑनेस्ट उनका दौर था, उनको सबसे ऑनेस्ट आदमी माना गया है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक जो लेजिस्लेचर जो पार्टी थी वो पूरी की पूरी उन्होंने वो कांग्रेस में मर्ज कर दी और उन्होंने ये जो उसके बाद हुआ ये सुप्रीम कोर्ट या ये वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अमेंड करके सारा ये जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर या सदर रियासत से गवर्नर जम्मू कश्मीर का वो हुआ। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारे जो है बने हमारे यहाँ से जनाब गुलाम मोहम्मद सादिक साहब जी जी। तो उसके बाद ये दौर चलता रहा। फिर सादिक साहब के दौरान वो जीते हुए थे, हाँ। उसके बाद कंटिन्यूसली जीतते रहे, फिर मेहनत करते रहे। ये स्कूल वगैरह जितनी कनेक्टिविटी आप देखते हैं यहाँ पे, ये तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन हमारा उनकी सोच इतनी एडवांस थी कि उन्होंने पहले हर गांव को पंचायत के थ्रू वो क्या करते थे, खुद लोगों को बुलाते थे। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता था तो लोगों को, पूरे गांव के लोगों को इकट्ठे करते थे, बुलाते थे उनको, खुद गिनती पकड़ते थे हाथ में और 1-1 किलोमीटर 2-2 लोगों के साथ मिल के रोड का काम खुद ही अपने नक्शे सब तैयार करना है। तो रोडों का काम शुरू करना, जितने एरिया है सब वो मेरे वालिद के उनके हाथों से खूनी हुई सड़कें हैं, वो सब जितनी आप देखते हैं जो सुंदरबानी, निशारा और कालाकोट में। राजेंद्र जी, आपने अपने होशो आवास में उनको इलेक्शन लड़ते देखा, जीतते देखा। आज की सियासत में और तब की सियासत में कितना अंतर था? आज इलेक्शन लड़नी हो तो आपको करोड़ों रुपया चाहिए, आपको इन्वेस्टर चाहिए जो जीतने के बाद फिर आपसे काम भी लेते हैं। जमीन आसमान का फर्क है। और दूसरा जो मेरे वालिद साहब का उनका जो है लोगों की तरफ भाई वो खिदमत उनके में जज्बा था कि लोगों की सेवा करनी है और उनमें जात बरादरी इलाका परस्ती सब चीज़ों से ऊपर उठ के वो काम करते थे। और दूसरा ये था उनमें तो शायद बहुत कम लोग हुए होंगे इस देश की राजनीति में कि बहुत कम लीडर हुए होंगे कि जिन्होंने डोर टू डोर एक एक घर की उनको लोगों के नाम पता थे और बेटे से लेके उसके दादे तक लोगों की पहचान होती थी। और उनका जो घर के अगर 5 मेंबर हैं 6 वो सभी को जानते थे और 5 भाई हैं, 5 के साथ उनका कांटेक्ट होता था, पूरी फैमिलियों के साथ जी। और वही वजह थी, ही वॉज ग्रास रूट लेवल वर्कर। जैसे आजकल हमारे साधु वगैरह भिक्षा मांगते हैं ना, उस वक्त कोई होटल वगैरह नहीं हुआ करते थे। यहाँ दिन को देखा 2 बजे 3 बजे पहुंचे यहाँ पे, कहा क्या बना हुआ है खिलाओ मुझे, मक्की का डोडा लस्सी जो भी है वो मुझे दे दो। तो उनका तरीका ही और था, वो साधु वाला उनका रूप था। चलते थे पैदल, सफेद कपड़े खादी के डाले हुए। यहाँ रास्ते में देखा कोई दुकान मिल गई, कपड़े गंदे हो गए तो जो बुजुर्ग लोग हमारे सुनाते हैं, मैं उनके साथ काफी चला हूँ पैदल। बाद में जब मैं प्राइमरी से ऊपर गया या स्कूल में पढ़ता था तो वो रास्ते में कपड़े गंदे हो गए तो फिर क्या करना, उन्होंने रास्ते में देखा कहीं नाला वगैरह या जहाँ पे पानी है कहीं, तो वहाँ वो कपड़े उतार के वो साबुन निकाल के उसको धोते थे, व्हाइट खादी का। राजेंद्र जी, आज उसको आप कंपेयर करेंगे ना, आपके पास फॉर्चूनर नहीं है, मोटी वाली चेन नहीं है, तो वर्कर आपके पीछे नहीं जाएगा। उसको लगता है कि इसके पास कुछ है तो उसके पीछे चलिए ना। देखिए विनोद जी, बात ऐसी है जी कि ये जो कहते हैं तो चेंजिंग है, मेटेरियलिस्टिक दौर आ गया जी। उसमें कुछ मेटेरियलिस्टिक लोग आ गए जिनके पास बहुत धन दौलत है जी। और मैं क्या कहूँ इस बारे में, हमारे समाज में जो कमजोरियां आई हैं, या हम कहते हैं मत का दान लोगों का जी। हमारे देश की ये बदकिस्मती हालात ये इस देश की बन रहे हैं कि लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है और लीडर जो लोगों को लीड करे, ठीक दशा दे। आज की राजनीति में ये हो गया, जो इलेक्शन लड़ते हैं वो लोगों को ये लीड नहीं करते हैं, लोगों को सही दशा नहीं देते हैं, पैसे बांटते हैं, शराबें बांटते हैं, उससे लोगों को जमीनों को परचेज करते हैं। जो गरीब आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो इलेक्शनों में उसकी गुर्बत का फायदा उठाते हैं जी। वहाँ पे पैसा बांटते हैं जाके, कोई शराबी है, ड्रंकार्ड है, उसको तो शराब चाहिए, शराबें बांटते हैं। तो हमारी जो जनरेशन है उसका करेक्टर जो है वो खत्म कर चुके हैं ये, कि जो फ्लोटिंग वोट है वो रिजल्ट जो है इलेक्शन का डिसीजन वो देता है जी। जिस आदमी ने धन दौलत
अच्छे ढंग या बुरे ढंग से इकट्ठी की हुई है, वो आजकल राजनीति में एमएलए और एमपी बन रहे हैं। और बैड लक ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें भी एक जो उनका भी सिस्टम है, समाज में हमारी जो कमजोरियां आ रही हैं वो सब दैट इज द क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ऑल द पार्टीज। जी, क्योंकि डोनेशन ली जाती है, हमारे जैसा साधारण आदमी, हमारी कोई साइड इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। ये मेरे कमरे हैं दो, आप देख रहे हैं सामने, मेरे भाई साहब डॉक्टर साहब भी मिनिस्टर हैं, उनके ही दो कमरे, एक किचन, ऐसे बाथरूम है। हमारा एक ही प्लाट उन्होंने, मेरे फादर ने मैंने लिया था 62 में, वो आज तक जम्मू में उससे वैसे ही पड़ा है, नहीं बना सके कुछ भी। जमीन सिर्फ 20 कनाल जो है मेरे बड़े भाई साहब के नाम पे है, बाकी कोई जमीन नहीं। जो जमीन थी भी वो स्कूल में दे दी मेरे फादर ने कि बच्चे यहाँ स्कूल बनेगा, बच्चे खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी में निकाली। और आगे मेरे बड़े भाई डॉक्टर महेश या मैं, हमने भी जिंदगी पूरी साफ और बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमने जिंदगी में कोई इलीगल प्रैक्टिस की, पैसा जमा किया, या कोई भी आदमी जो है हम पे एलिगेशन नहीं लगा सकता है। बाकी दौर वही है, लीडर नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि जो लोग ग्रास रूट लेवल पे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे की भी उतनी जरूरत नहीं है। जिन लोगों का मासिस में कॉन्ट्रैक्ट है, आम जनता में, एक गांव में अगर 100 परिवार रहता है और उसके 100 के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे ही देख लें, तो उसको कौन हराएगा इलेक्शन में? कोई नहीं हरा पाएगा। राजेंद्र जी, 2002 में आपके परिवार को कांग्रेस ने कंपनसेट किया, टिकट दी, डॉक्टर रमेश जी को जीते और उनको मिनिस्ट्री भी दी गई। जी 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 जी। क्या परिवार को कहीं ना कहीं कंपनसेट तो किया उन्होंने? देखो, घर का हमारा जो आपके सामने हमारा सब कुछ जी, वो 11,000 रुपया उनकी तनख्वाह थी उस वक्त। 29,000 एज ए डॉक्टर लेते थे वो, मेडिकल ऑफिसर। जी, एमएलए लेजिस्लेचर की जो सैलरी थी वो 11,000 थी। तो बाकी भाभी मेरी टीचर थी लगी हुई, वो अपनी नौकरी छोड़ के आए थे। नौकरी छोड़ के आए थे। जी, बाकी जो है हमने लोगों से पूछ सकते हैं आप, यहाँ की जनता जो है बेस्ट जज है, जो जजेज है वो लोग हैं, लोगों से ही पूछ सकते हैं हम। हमने जो किया, डॉक्टर साहब अगर मंत्री रहे यहाँ पे, उन्होंने जो आने वाले 30 साल का काम था वो एडवांस उन्होंने यहाँ पे हिस्टोरिकल काम किया है। आज़ाद साहब की बदौलत हमें डिग्री कॉलेज मिला, ITI कॉलेज मिला यहाँ पे। दशहरा सब डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट तहसील से सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना, एडिशनल SP का यहाँ हुआ जी। तो इसी तरह से 10+2 रोड्स का इतना नेटवर्क हुआ। मैं इतनी डेवलपमेंट उस दौर में हुई। तो उसके बाद 2008 में हमारी वो टिकट का जो बस 2008 का सुनना चाहता हूँ, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। पहले मैं दर्शकों को एक मरतबा फिर बता दूं कि आज हम नौशहरा में हैं और उस परिवार के साथ है जिसका जम्मू कश्मीर में एक बड़ा योगदान रहा है। स्वर्गीय मास्टर बाजीराम के परिवार के साथ हैं, उनके बेटे जिंदर जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा और मास्टर जी किस तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करते रहे और लगातार 6 बार यहाँ से जीत कर गया। राजेंद्र जी, 2008 में किसने क्या सियासत की कि आपके परिवार को टिकट नहीं मिल पाई? नहीं, टिकट मिली हमें 2008 में, लेट मिली, लेकिन टिकट हमें उस वक्त लेट मिली जी। ये पहले तो ये होता था, मेरे वालिद रहे, उनके पीछे कोई आदमी कभी किसी ने नहीं लगाया। कोई मैडम रहे या जो भी नेता हमारे सेंटर में रहे, वो सभी जानते थे उनको। तो उनको पता था ये कांग्रेस का किला है, इसको कमजोर नहीं करना है, इसको ऐसे ही मजबूत रखना है। तो ये यहाँ पे उसका उलट हुआ, जो कांग्रेस का किला शुरू से यहाँ कांग्रेस जीती रही, मेरे बड़े भाई साहब मंत्री भी रहे, इतने काम हुए यहाँ पे। तो उस वक्त जो है उनकी टिकट का वो डिस्प्यूट जो है ना, लड़ाई थी जो भी, कि इसको नहीं इसको दो जी। चाहिए तो ये था कि डॉक्टर साहब दोनों मिनिस्ट्रियों में रहे, आजाद साहब के साथ भी, मुफ्ती साहब के साथ भी, कि आपने इलेक्शन दूसरा कौन दावेदार बन गया था? नाम क्या लूं, किसी ले लेना चाहिए जिसमें क्या जो भी था एनीवन। देखिए, ये जो कांग्रेस की गुटबाजी होती है ना, हो सकता है पंडित मंगतराम शर्मा ने उनको नहीं वो तो पंपिंग की हो। चलो देखें, मैंने पहले कहा ना आपसे, 96 में भी गुटबंदी की वजह से हमारी टिकट कट गई जी, और हमें ना टिकट नौशहरा से दी गई ना कालाकोट से। मैं आपको बताना भूल गया, पहले इलेक्शन हम जीते रहे यहाँ से 35 साल जी। लेकिन जब एक की दो हो गई, एक जब हमें पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया, फिर ये तो आजाद साहब ने दिया 2002 में आके, फिर मिनिस्ट्री भी दी। तो 2008 में जो हुआ वो उसी वजह से ये हुआ कि टिकट लेट होने की वजह से। ये तो मजबूत किला था कांग्रेस का, जो भी हमारे लीडर थे स्टेट के, उनको चाहिए था
कि वो पहले ही 2 महीने बोल देते कि डॉक्टर रमेश जी आपने इलेक्शन यहाँ से कंटेस्ट करना है। राजेंद्र जी, मैं रोकूंगा और अपने दर्शकों को बताऊंगा, कैमरामैन संजीव जी से बोलूंगा कि वो पैन करे, ये बताएं ये है मास्टर बेलीराम जी, और जिनका इस पूरे रजौरी में नहीं, जम्मू कश्मीर, समूचे जम्मू कश्मीर में इनका बड़ा राजनीति में योगदान रहा है, और ये अविस्मरणीय योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। सरकारें आती जाती रहती हैं, इन्होंने कास्ट की कुछ ना देखते हो, धर्म जाति को ना देखते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों का काम किया। तो जी राजेंद्र जी, हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि 2008 की वो कथा सुनाएं, राजनीतिक पटकथा सुनाएं जिसमें उलटफेर हुआ। जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें कोई पार्टी हमारी कांग्रेस की लगा लें, हम कांग्रेस में ही थे, तो बनता तो ये था जम्मू कश्मीर में एक ही सीट थी जो शुरू से कांग्रेस जीत रही थी, वो निशाना की थी, एक ही बची थी, बाकी सब सीटें कांग्रेस हारती रही। एक ही सीट थी जो कंटिन्यूसली विन कर रहे थे। तो वहां पे दूसरे आदमी को पीछे लगाना नहीं बनता था, यही बनता था कि अगर डॉक्टर साहब यहाँ पे मिनिस्टर है, आजाद साहब के साथ ही, मुफ्ती साहब के साथ भी, इन्हीं को 6 महीने पहले कह दिया जाता कि आपने इलेक्शन कंटेस्ट करना है। उन्होंने उल्ट किया उस वक्त, जो सीट जीते रहे उसके पीछे, डॉक्टर साहब के पीछे एक आदमी लगा दिया जी। तो टिकट लेट होने से हमें लॉस हो गया, लोगों में हम अप्रोच नहीं कर सके उस ढंग से, तो हम नैरो मार्जिन से उस वक्त इलेक्शन जो है हार हो गई हमें। और हमारी भी जो उसमें पोजीशन थी कि हम कंटिन्यूसली विन कर रहे थे, हमारी पार्टी की गलतियों की वजह से ये सीट हमने लूज की। उसके बाद 2014 में तो उस वक्त उन्होंने टिकट ही नहीं उसी कैंडिडेट को दे दी जो डॉक्टर साहब के पीछे लगाया हुआ था। तो नतीजा ये हुआ, डॉक्टर साहब नैरो मार्जिन से आ रहे थे, तो उस वक्त बीजेपी ने वोट दिया 39,000 कुछ समथिंग 2014 में। दूसरी बीडीपी ने लिया 28,500। जो कांग्रेस की पोजीशन थी 5,300 थी। एक हम नैरो मार्जिन से आ रहे और जो सीट कंटिन्यूसली हम जीतते आ रहे थे ये दशा होगी। हाँ, ये हालत। उसके बाद मेरे बड़े भाई साहब, उनको सीटें मिली ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एडजस्ट नहीं किया गया, टिकट भी नहीं दी, एडजस्ट भी नहीं किया, संगठनात्मक तौर पर भी कोई पद नहीं दिया गया। डेथ हो गई बड़े भाई साहब की। लेकिन वी आर थैंकफुल टू आजाद साहब। जम्मू कश्मीर में एक ही आदमी था जिनको जम्मू कश्मीर के हर एरिया का उनको पता था कि कौन सा आदमी कहाँ मैटर करता है, उसकी पब्लिकली लोगों में क्या पोजीशन है। तो आजाद साहब ने हमें 2002 में टिकट दिलवाई, उसके बाद हमें दोबारा जो है उन्होंने, और जो काम उन्होंने उस वक्त किए, दैट वाज द गोल्डन पीरियड हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं बल्कि। राजेंद्र जी, मौजूदा समीकरण क्या है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के? देखिए, हमने तो पूरी जिंदगी कांग्रेस में ही दी। अब आप कांग्रेस में नहीं ना रहे, आपने कांग्रेस छोड़ दिया, अब आपने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को। मैं क्या, हमारे नेता गुलाम नबी आजाद साहब किसी ने भी खुश होके कांग्रेस को नहीं छोड़ा, मजबूर किया गया जी, मजबूर किया गया और कोई रास्ता नहीं था। तो आजाद साहब ने भी छोड़ा, हमारे लीडर थे वो, हम उनके साथ चले गए दिल्ली। हमने कोशिश की कि मुलाकात करें, लेकिन वहां नहीं सुना गया जी। अगर सुनते तो शायद ये हालात नहीं होते जी। बाकी जो यहाँ पे जो पीसीसी रही है, पहले इतना लंबा पीरियड उनको दिया गया, हालांकि यहाँ पे जो लोग थे सीनियर मोस्ट लोग, मेजोरिटी लोग कह रहे थे कि 2 इयर्स के टेन्योर के बाद जो है वो चेंजिंग होती है, लेकिन है कि वो नहीं हुई, सुना नहीं गया जी। तो नतीजा ये हुआ कि आजाद साहब जैसे लीडर जिन्होंने पूरी। राजेंद्र जी, एक जननी है कांग्रेस, एक जननी है परिवार के लिए जी। 5 मरतबा टिकट दी, एक मरतबा वो एनसी की टिकट से जीते। मास्टर जी, एक मरतबा आई थी, 5 मरतबा आपको टिकट दी। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता था कि आपको कांग्रेस के साथ कोई नाराजगी। विनोद जी, ये मैंने आपसे पहले कहा, हमें 1996 में मैंडेट नहीं दिया गया, ना नौशहरा से ना कालाकोट से, हम कांग्रेस में ही रहे। फिर भी 2002 में आजाद साहब ने आके हमें टिकट दिया, हम जीत गए जी। 2008 में हमारा कोई मुकाबला ही नहीं था। अगर हमें पहले ये 2 महीने पहले से बीच में ये नहीं लगाया जाता कि ये कैंडिडेट पीछे, जहाँ से कांग्रेस जीत रही है हम मजबूत है, वहाँ पे भी पीछे आदमी लगाने की क्या मतलब था।
तो ये हमारी कांग्रेस की हमारी हार का गुटबाजी है। हमारी हार की वजह वो भी हमारी पार्टी बन गई ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2014 में हमें टिकट नहीं दी, हमने पार्टी नहीं छोड़ी, उस वक्त जी। भी नहीं छोड़ी। तो 14 के मेरे भाई की डेथ के बाद फिर भी हमें नहीं पूछा गया, वहां पे मुझे कोई अच्छी पोजीशन नहीं दी गई, कुछ नहीं किया गया। तो हमें तो वो बाहर वाला ही रास्ता था ना कि आप जाओ बाहर निकलो। तो आजाद साहब भी थे जो हमको सुनते थे, लीड करते थे। जी राजेंद्र जी, अब ये घोषणा की गई हमने है, पार्टी हिंट से दिया कोई गया धोखा है। नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, हमें चलिए। मजबूर किया गया, हम कहाँ जाएं। और हमें कोई हिंट छूटा ही दिया नहीं गया है कि अगले साल अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो सकते हैं। जी। तो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं आपको? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो आई थिंक कभी गलत किसी आदमी को वोटिंग नहीं करेंगे। जी क्योंकि यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे राजनीति में आज तक रहे हैं, चाहे वो कोई एमएलसी रहा है, चाहे वो एमएलए रहा है, चाहे हम रहे हैं, जी लोगों के सामने है वो सब कुछ। दत्ती माँ झूठ नहीं बोलती है, ये जमीन पे पड़ा है। जितनी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है, 2014 में जो नौशहरा के लोग थे, उन्होंने सही व्यक्ति को चुन करके असेंबली में भेजा। 14 में देखिए उस वक्त जो हालात थे, अगर कांग्रेस अच्छा कैंडिडेट देती 14 में और भाई साहब को ही रिपीट कर देती जी तो शायद ये सीट कांग्रेस के पास होती। फिर जी वो कांग्रेस की में जो है ना, हमारे पीसीसी जो प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रधान बनते हैं, वो अपनी अपनी लॉबिंग करते हैं। जी वो पैरेलल आदमी हर जगह अपना तैयार करते हैं, उसमें उनको कांग्रेस की कोई नहीं है ये कि कांग्रेस कमजोर होगी किसी किते में या कुछ नहीं। उनकी जाति अपनी राजनीति को चलाते हैं, वो पार्टी का इंटरेस्ट नहीं होता उनको। और पार्टी के इंटरेस्ट की बात होती तो 2008 में मेरे भाई के पीछे क्यों आदमी को लगाया गया? हम सीट जीत रहे थे शुरू से, क्यों लगाया गया पीछे? उनकी जाति अपनी सेल्फ पॉलिटिक्स करते हैं, पार्टी का इंटरेस्ट नहीं होता उनको। पार्टी का इंटरेस्ट होता है यहाँ वीक है पार्टी की पोजीशन, वहां पे मजबूत किया जाए। यहाँ पे ऑलरेडी पार्टी मजबूत थी, वहां उस किले को क्यों तोड़ा? उन्होंने खुद तोड़वाया साथ होके। जी। सुरेंद्र चौधरी दूसरे नंबर पर रहे थे, अब उन्होंने इस बार बीजेपी को ज्वाइन कर बात लिया। यह है कि- अगर वो जी उस टिकट से लड़ते हैं, बीजेपी से, हाँ देखो ये आने वाला वक्त बताएगा। वहाँ एक नहीं 2-3 कैंडिडेट बैठे हुए हैं वहाँ पे जी जो है, तो वो आने वाले वक्त में पता चलेगा क्या होता है। जी तो जो 2014 में था, जी, वो इस वक्त वो हालात नहीं है, हालात बदले हुए हैं। वो हालात कुछ और थे। उसमें हालात ये थे कि यहाँ से 3 जो लीडर, जो यहाँ के माने लीडर थे, जी। जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, जी वो तीनों बार थे। डॉक्टर उमेश टिकट नहीं मिली, आचार्य साहब के बेटे रिटायर्ड सेक्रेटरी थे, डीसी थे, विश्वेंद्र जी शर्मा जी, जी राधेश्याम शर्मा जी को एनसी की टिकट मिली, वो बाहर ही नहीं निकले, ना कैंपेन की ना वोट मांगा। जी तो ये तीनों आदमी जो जहाँ के आप पॉलिटिकल जो कहते हैं कि जो नेता थे, जी ये तो नए लोग आए उस वक्त। जी, सुरेंद्र एंड रविंदर रैना, ये दोनों नए फेस। तो रविंदर शर्मा भी जी। नया फेस था। जी सीट ये कांग्रेस की रही शुरू से, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे अपनी डिपॉजिट नहीं बचा पाई। जी तो जीता कौन? रविंदर रैना जीत गया। जी लोगों की लाइकिंग या डिसलाइकिंग तो पार्टी का भी होता है। जब पार्टी गलत डिसीजन लेती है, जो बने किले हैं, यहाँ पे कांग्रेस मजबूत थी और पार्टी ने खुद वो तोड़वाए साथ होके, जी तो उसमें हम तो जिम्मेवार नहीं है ना। मैंने आपसे पहले कह दिया, हमने 96 में हमारे साथ धोखा हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बन गए। मेरे फादर ही रिप्रेजेंट करते रहे, हमें ना नौशहरा से टिकट दी गई ना कालाकोट से दी गई। जी 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 फिर 2014 में हमें फिर बाहर का रास्ता दिखाया गया, 2008 में हमारी टिकट डिले की गई। तो हराया कोई किसने? कांग्रेस को। यहाँ हमें किसने हराया? कांग्रेस। अपनी पार्टी ने हमें भी हराया। जी। हमारी मेहनत, मेरे वालिद की, हमारे उनके साथ जितने लोग चलते थे, या मेरे बड़े भाई या मैं, हमने पूरी जिंदगी कांग्रेस को डिवोट की हुई है। अब हालात ये थे कि हम आजाद साहब के साथ भी नहीं, किसके साथ? बीजेपी वालों ने मुझे ऑफर किया हो या, लेकिन नहीं है। हमारी जो अप्रोच है, सोच है, वो गांधीवादी है इस वक्त की। आजाद साहब हमारे लीडर हैं, जी तो हम उनके साथ हैं। और लोग, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जो है
ज्यादा से ज्यादा सीटें आजाद साहब को मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल का जो उनका टेन्योर था जी, उसमें जो कुछ वो अपनी छाप छोड़ गए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, वो डेवलपमेंट तो बोलती है सामने, चाहे वो यात्री निवास है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बने, चाहे मेडिकल कॉलेज बने, या उसके बाद जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने हर एरिया में सब डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उन्होंने हॉस्पिटल दिए सोशल के। तो राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों आपको बताते चले कि राजेंद्र जी स्वर्गीय मास्टर बेनीराम जी के पुत्र हैं और इस परिवार का जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा योगदान रहा है। इनके बड़े भाई डॉक्टर रमेश वो बड़े पॉपुलर थे। एक मुझे बात याद आती है, इनके परिवार के सदस्यों ने ही बताया कि वो इतने पॉपुलर थे कि बॉर्डर पर उनकी ड्यूटी थी और उस पार पेशेंट को देखने चले गए और उस पार डिलीवरी करवाने के बाद जब उनको पता चला कि मैं पाकिस्तान में आ चुका हूँ, उस साइड पे आ चुका हूँ, तो फिर वहाँ के लोगों ने ही उनको वापस इस ओर पहुंचाया। यानी ये परिवार पूरा। जी, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ जी कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग बिहाइंड द कर्टन रहते हैं, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, ये हमारा फर्ज रहता है, हर एक जर्नलिस्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। विनोद जी, मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे एरियाज में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं जी, तो पब्लिक आम जनरल लोगों से पूछें क्या क्या परेशानी है। अगर हॉस्पिटल बने हुए हैं उनमें डॉक्टर्स नहीं है, खाली पड़े हुए हैं, PHC की स्कीमें बनी हुई हैं जी, 6 महीने पीने का पानी नहीं मिलता लोगों को जी। चलिए बहुत राजेंद्र जी, मेरा अपना भी तजुर्बा रहा है कि मैंने डॉक्टर साहब के साथ बड़ा काम किया है। एट दैट टाइम उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी, उनके साथ मेरे साथ आना जाना था जी, तो उनका भी बड़ा नेचर अच्छा था, बड़ा पॉपुलर से दिल से, बड़े क्लियर हार्टेड थे जी जी। तो राजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जनाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाल कर इतने दूर से यहाँ आए नौशहरा में और मुझे अपने चैनल पे मौका दिया।